आज हम आपको प्लास्टिड्स के बारे में बताएंगे। तो प्लास्टिड्स जो हैं वो सभी प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं और इसके अलावा वो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, उसका मेन मेंबर है यूग्लिना, तो उनके अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता है। अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हम इनको बड़ी आसानी से हमें ये प्लास्टिड्स दिखाई दे जाते हैं क्योंकि इनका साइज़ लार्ज होता है। अब इन प्लास्टिड्स के पास कुछ स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से ही ये प्लांट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह का पिगमेंट किसी प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमने इन प्लास्टिड्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली है क्लोरोप्लास्ट, दूसरी है क्रोमोप्लास्ट और तीसरी है ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 कैटेगरी हो गई इनकी। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर उसके पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और उसी के बाद फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसके पास कैरोटीनॉइड पिगमेंट जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स या दूसरी तरह के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये पिगमेंट फैट सॉल्युबल होते हैं। इनकी वजह से जिस तरह के भी पिगमेंट होंगे इनके पास कि भाई ज़ैंथोफिल ज़्यादा हैं या कैरोटीन ज़्यादा हैं तो उसी के हिसाब से इनका कलर होता है। जैसे येलो, ऑरेंज, रेड कलर इन्हीं की वजह से, किसकी वजह से, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनकी वजह से प्लांट्स का ये कलर होता है या प्लांट के पार्ट का ये कलर होता है। थर्ड जो कैटेगरी है वो होती है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड हैं और इनकी शेप भी जो है वो वेरी करती है। शेप और साइज़ जो है वो वेरी करती है। ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर रहे हैं तो तब हम इनको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर ये ऑयल्स को स्टोर कर रहे हैं तब हम इनको इलायोप्लास्ट बोलते हैं और अगर ये प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो हम इनको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। तो अब इस तरह का क्या हो गया, इनकी अलग अलग कैटेगरी होगी। अब ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अगर प्लांट की बात करें तो उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है। तो लीव्स के पास जो है सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और लीव्स की जो शेप होती है उसकी जो मीज़ोफिल सेल्स होती हैं, ऐसे होता है इसकी शेप। ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर क्या होती हैं, मीज़ोफिल सेल्स होती हैं। तो इन्हीं के पास क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनका शेप अगर हम देखें तो यहाँ पर इस डायग्राम में इनका शेप दिखा रखा है। तो ये लेंस के शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, डिस्क की शेप के हो सकते हैं और यहाँ तक कि रिबन जैसी शेप के भी ये हो सकते हैं। तो इनकी जो लेंथ है वो भी वेरिएबल होती है। 5 से लेकर 10 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है और विड्थ इनकी 2 से लेकर 4 मिलीमीटर तक होती है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने बाकी के सेल ऑर्गेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो उसका साइज़ काफ़ी छोटा था, माइक्रोमीटर में उसकी लेंथ और विड्थ हमने आपको बताई थी, जबकि यहाँ पर जो मिलीमीटर में उसकी लेंथ और विड्थ दिखा रखी है। अब इनका नंबर भी सेल के अंदर वेरी करता है। कम से कम ये 1 प्रेजेंट हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर 40 तक एक सेल के अंदर, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। अब जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डबल मेम्ब्रेन से मिलके बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको ब्राउन कलर की क्या दिखाई दे रही है, डबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। और इसमें भी अगर हम किसकी बात करें, अंदर वाली मेम्ब्रेन की बात करें, कौन सी, जो इनर साइड में जो मेम्ब्रेन है, तो वो कम परमिएबल होती है। अब ये क्या करती है कि जितना भी स्पेस इससे कवर हो रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखो कि जितना भी स्पेस इसकी इनर मेम्ब्रेन ने कवर किया तो उस सारे स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये सारा का सारा स्पेस क्या हो गया, स्ट्रोमा हो गया,
ठीक है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर हमें बहुत सारे फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सैक जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं थाइलैकॉइड। अब थाइलैकॉइड क्या है? ये है, ये जो एक सिक्का दिख रहा है ये क्या है? एक थाइलैकॉइड। तो ये सिक्के कैसे, इनके सिक्कों की स्टैकिंग हो रखी है इस तरीके से, इस तरह से इनकी स्टैकिंग हो रखी है। तो जब इन थाइलैकॉइड की स्टैकिंग हो जाएगी तब हम इसको बोलेंगे ग्रेना। ठीक है। तो अब इनको हम ग्रेना भी बोल सकते हैं या फिर इंटरग्रेनल थाइलैकॉइड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में आप देखो कि डिफरेंट टाइप के जो ग्रेना हैं, मतलब ये जो स्टैकिंग जो हो रखी है, जैसे ये हो रखी है, ये हो रखी है या ये हो रखी है, तो ये आपस में भी कैसे होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। छोटे छोटे ट्यूब्स की हेल्प से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। जिस ट्यूब की हेल्प से ये जुड़ेंगे उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेला। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब और क्या चीज़ इनके अंदर पाई जाती है? जिस तरीके से, जैसे ये थाइलैकॉइड था, एक थाइलैकॉइड था ऐसे, तो इसने जितने भी इस एरिया को कवर किया, इस एरिया को हम बोलते हैं ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं हम इसको। तो अब ये जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, जो खाली पार्ट बच रहा है, इसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा इस स्ट्रोमा के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है और इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। लेकिन कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70S राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी अपना क्या है, जो अपने प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? प्लास्टिड्स के बारे में हमने आपको आज बता दिया।